हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और ये देखिए, सामाजिक अध्ययन की आपकी 14वीं क्लास है। इससे पहले आप लोग 13 क्लासें देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं खिल्जी वंश के 2 शासकों के नाम लिख बताइए। आप लोग ध्यान रखना है कि खिल्जी वंश के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ पीछे क्लास में, क्योंकि आपकी ये 14वीं क्लास है और इससे पहले 13 क्लासें हो चुकी हैं कंप्लीट। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे खिल्जी वंश के बारे में आपसे पूछा गया, मतलब खिल्जी वंश के 2 शासकों के नाम पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि खिल्जी वंश कब से कब तक चला था। 1290 से लेकर 1320 तक खिल्जी वंश रहा था। और देखो, यहाँ पे 2 शासकों में आपका फर्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिल्जी, दूसरा कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी। और आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि आपका खिल्जी वंश का यदि संस्थापक पूछा जाए कि खिल्जी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी क्या हो जाएगा, आपका खिल्जी वंश का संस्थापक हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थायी पवने किसे कहते हैं। और देखो, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है कि पवने कितने प्रकार की होती हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। पवने कितने प्रकार की होती हैं। देखो, पवने एक तो 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवन, ठीक है, दूसरा बोला जाता है अस्थायी पवन। अस्थायी पवन, ठीक है। देखो, अस्थायी पवनें क्या होती है, जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको अस्थायी पवनें बोला जाता है, ठीक है। मानसूनी पवनों को क्या बोला जाता है, अस्थायी पवनें बोला जाता है। और देखो, स्थायी पवनें बोला जाता है जो, ठीक है, प्रचलित पवनें होती हैं, ठीक है। और जैसे आपकी एक तो हो जाती है पछुआ, ठीक है, पवन, और जैसे व्यापारिक पवन, ये सभी आपकी क्या है, आपकी स्थायी पवनें हैं, ठीक है। और आप लोग अब हम लोग देखते हैं जो स्थायी पवनों की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ऐसी पवनें जो कह रहे सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर या एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। मतलब वर्ष भर एक ही क्रम में और या एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्थायी पवनें कहलाती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव मंडल क्या है। और देखो, अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, जैव मंडल की परिभाषा दीजिए। तो आप लोग देखिए आंसर इसका, कह रहे कि पृथ्वी का वह परिवेश जहां जीवन पाए जाने की संभावना हो, ठीक है, जैव मंडल कहलाता है। देखो, पृथ्वी का जो भी भाग, जैसे आपका एक तो जलमंडल भी हो जाता है, ठीक है, जलमंडल। जैसे आपका जलमंडल में क्या होता है, आपके जो समुद्री जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपका जीवन है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पृथ्वी का वह परिवेश जहाँ जीवन पाए जाने की संभावना हो, तो उसको क्या बोला जाए, जलमंडल, जैवमंडल बोला जाएगा। तो जैसे जलमंडल हो जाएगा, ठीक है, जैसे वायु हो जाता है और पृथ्वी की जो सतह हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जीवन पाए जाने की संभावना है उस सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, जैवमंडल बोल देते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था। सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कह रहे हैं इब्राहिम लोदी। तो देखते हैं, हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल में कौन कौन से वंश हुए उनको देखते हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश। तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश। चौथा हो जाएगा सैयद वंश। पांचवा हो जाएगा लोदी वंश, ठीक है। अब देखो, सल्तनत काल की या दिल्ली सल्तनत की बात करेगा तो आप लोग ये 5 वंश याद रखना है। ये 5 वंश क्या बोले जाते हैं, दिल्ली सल्तनत बोले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं। और देखो, नेक्स्ट जो आएंगे यहाँ से लोदी वंश के बाद मुगल आ जाएंगे, ठीक है, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ, गुलाम वंश आपका स्टार्ट हुआ था 1206 से लेकर, ठीक है, 1290 तक रहा था, ठीक है। खिलजी वंश आपका क्या हुआ था, 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, ठीक है, 1320 तक। तुगलक वंश 1320, देखो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। और ये आपका 1414 से लेकर 1451 तक रहा था, ठीक है। और लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526 तक रहा था,
ठीक है। देखो 1526 के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मुगलों ने आक्रमण किया था। मुगलों में जो मुगलों में जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ठीक है, बाबर ने आक्रमण किया था 1526 में। ठीक है, तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य तो ये आपका रहा था 1526 से लेकर 1857 तक ये मुगल साम्राज्य रहा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये 5 वंश याद रखना है, और आप लोगों को इसके संस्थापक भी बता दे रहे हैं क्योंकि आपके संस्थापक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो गुलाम वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और देखो तुगलक वंश का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का हो जाएगा खिज्र खां, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक आप लोग ध्यान रखना है, खिज्र खां हो जाएगा। और लोधी का हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। आप लोग ध्यान रखें। देखो आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये मतलब वंश कब से कब तक चले, और आपका संस्थापक भी बता दिए गए। ठीक है, तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो कह रहे अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों की जो शायद फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है जिसमें आप लोगों को अशोक के, ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में समझाया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, बहुत हुए नरसंहार को देखकर, ठीक है, क्योंकि लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बंदी बना लिए गए थे। इसको अशोक ने जब देखा तो उसका क्या हुआ, हृदय विचलित हुआ, और उसको देखकर क्या हुआ था, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आप लोग देखने अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, ठीक है, उपगुप्त, आप लोग ध्यान रखें, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से क्या किया था, ठीक है, दीक्षा ली थी। ठीक है, किससे दीक्षा ली थी, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी, मतलब बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया था। और अपने पुत्र महेंद्र, ठीक है, महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, क्या नाम था, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखें, अशोक ने क्या किया था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है, तो आपके अशोक पूछ रहे, मतलब इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और आप लोगों को बता चुका हूँ, तो मौर्य वंश के जो 3 इंपॉर्टेंट शासक हुए थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और आपका अशोक, तीनों ने अलग अलग धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, तो अशोक का पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखने कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में स्थित है। और आप लोग ध्यान रखना है कि अजंता में क्या है कि जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, अजंता की गुफाएं, अजंता क्या हैं, गुफाएं हैं। और तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, यदि आपसे पूछी जाए तो आप लोग ध्यान रखें बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और कहाँ पर स्थित हैं, आपकी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखे। और देखो अभी आप लोगों को बताया था दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे, 5 वंश हुए थे। ठीक है, तो जिनमें हमने पहला क्या था, आपका गुलाम वंश था, बताया था। देखो फिर से देख लो। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश और खिल्जी वंश। ठीक है, खिल्जी वंश, तुगलक वंश और आपका सैयद वंश, सैयद वंश। नेक्स्ट हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है,
तो आपसे देखो पूछा गया था किन्हीं दो, कह रहे हैं ना दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए, तो आप लोग ध्यान रखना दो खिलजी वंश तुगलक वंश, ठीक है। तो देखो दो कह रहे, जरूरी नहीं कौन से लिख रहे हैं, आपको जो भी याद हो वो दो लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो देखते हैं आंसर। कह रहे हैं मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है। देखो मौसम क्या होता है कि कम समय के लिए वातावरण में चेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको मौसम बोला जाता है, थोड़े समय के लिए, ठीक है। अब जबकि कह रहे जलवायु की गणना लंबे समय तक तथा मौसम की औसत स्थिति है, ठीक है। अगर जलवायु की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जलवायु की गणना जो होती है लंबे समय तक मौसम की औसत स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हर्षकालीन कह रहे हैं कि दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, तो आपका फर्स्ट दिया तक्षशिला नालंदा। और देखो तक्षशिला का जो शासक था और वो था राजा आम्बी, ठीक है, राजा आम्बी, और ये हुआ था आपका सिकंदर के समकालीन था, ठीक है, सिकंदर, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो तक्षशिला का शासक था राजा आम्बी, और राजा आम्बी ने क्या किया था, सिकंदर से संधि कर ली थी, ठीक है। सिकंदर से क्या की थी, संधि कर ली थी, क्योंकि आम्बी ने सिकंदर से युद्ध नहीं किया था, ठीक है, उस समय तक्षशिला का शासक था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और देखो पंजाब का शासक उस समय था, पंजाब का शासक था पोरस, ठीक है, पंजाब का शासक कौन था, पोरस। और पोरस ने क्या किया था, झेलम नदी के किनारे, ठीक है, झेलम नदी के किनारे, ठीक है, झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध को क्या बोला गया, वितत्सा का युद्ध, वितत्सा का युद्ध, ठीक है, या हाइड्रो स्पीच का युद्ध, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। देखो जो पंजाब के शासक थे पोरस, पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, ठीक है, उस युद्ध को क्या बोला गया, वितस्ता का युद्ध या हाइड्रो स्पीच का युद्ध। जबकि राजा आम्बी ने सिकंदर से युद्ध नहीं किया था, सिकंदर से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो देखते हैं आंसर। कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश पर रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूँ भूमध्य रेखा, जो भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब बीच में, भूमध्य, भूमध्य का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी के बीच में जो रेखा होती है, ठीक है, उसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, या विषुवत रेखा बोला जाता है, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोला जाता है, और जिसका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। और इसके ऊपर 23.1/2 डिग्री कर्क रेखा होती है, और इसके नीचे 23.1/2 डिग्री मकर रेखा होती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपक्षय क्या है, आप लोग ध्यान रखने कि अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में कह रहे टूट फूट होती है। देखो अपक्षय का मतलब ये होता है कि जैसे आपका रेगुलर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि गर्मियों में चीज़ें क्या होती हैं, पिघलती हैं, ठीक है, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है कोई भी चीज़ होती है फैलती है। जैसे आप लोगों ने पटरियों के बीच में, ट्रेन की पटरियों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देखा होगा, जैसे ये पटरी है तो इसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है, दोनों पटरियों के बीच में। क्यों छोड़ा जाता है, क्यों गैप इसलिए छोड़ा जाता है, गर्मियों में क्या होता है, पटरियाँ जैसे बढ़ती हैं तो ये गैप की वजह से पटरियाँ टेढ़ी नहीं होंगी, मिल जाएंगी आपस में। सर्दियों में क्या होता है कि सिकुड़ती हैं तो ये दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मौसम होता है, मौसम चेंजमेंट होता है, जैसे गर्मी पड़ती है तो चीज़ें फैलती हैं, सर्दी पड़ती है तो क्या होती है, सिकुड़ती हैं, गर्मी पड़ेगी फैलेंगी। तो इससे क्या होता है कि जैसे चट्टानों के ऊपर भी यही चीज़ें होती हैं, जैसे गर्मियों में क्या होती है, चीज़ें फैलेंगी, और सर्दियों में क्या होगी, सिकुड़ेंगी, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब जैसे कोई बहुत तेज़, जैसे चट्टान गर्म है, ठीक है, और बारिश हो गई, तुरंत क्या होगी, वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने पर क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी क्या होती है, वो चट्टान कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मकान देखा होगा, जैसे आपका ज़्यादा पुराना मकान होता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह निकलने लगती है, ठीक है, और पटने लगती है। वो इसी की वजह से होता है, समझे नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फैलेगी,
और सर्दी पड़ेगी, जैसे पानी गिरेगा उसके ऊपर तो सिकुड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, वो ऑटोमेटिक टूटने लगती है। ठीक है, वो क्या होती है, टूटने लगती है और टूट फूट होने लगती है उसमें। तो इसी को क्या बोला जाता है, अपरदन बोला जाता है। समझे नहीं? जैसे चट्टानें होती हैं, क्या यहाँ पे लिखा है कि जैसे अपक्षय और प्रक्रिया है जिसके द्वारा कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में क्या होती है, टूट फूट होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, अपक्षय बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जैसे हम ऊपर की बात करें ऐसे ये, तो यहाँ से आपका जैसे ये इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से ऊपर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं आपका क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। और इसको बोला जाता है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। और आपका ये हो जाता है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल। इसके ऊपर होता है आपका आयन मंडल और ये होता है वाह्य मंडल। ठीक है, वाह्य मंडल हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से क्या किया गया, आपके मंडलों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल यहाँ पे हो जाएगा, आयन मंडल हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वायुमंडल, और उसके सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं जो ऐसे आपकी जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश या ओलावृष्टि वगैरह होती है, वो कौन से मंडल से होती है। बारिश वगैरह या वर्षा हो जाती है, ठीक है, वर्षा हो जाएगी तो वो कौन से मंडल में होगी आपकी वर्षा। ठीक है, क्षोभ मंडल से। जैसे ओलावृष्टि, ठीक है, ओलावृष्टि कहाँ पे होती है, ये भी क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, आप लोग धर रहे हैं। और जो समताप मंडल में क्या होती है, एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत, O3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन परत O3 बोली जाती है, ओजोन लेयर बोली जाती है। क्या बोली जाती है, ओजोन लेयर बोली जाती है, जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कह देते हैं। और देखो आप लोग ध्यान रखें, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, वहाँ पे बादल रहता है, कोहरा रहता है, मतलब बारिश आदिश कहाँ से होती है, सब क्षोभ मंडल से होती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ाए जाते। क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में क्या होते हैं, वायुयान उड़ाए जाते हैं। और समताप मंडल में ही एक ओजोन लेयर होती है, O3, मतलब ओजोन परत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और देखो हमारे जो सैटेलाइट वगैरह हम लोग जैसे टीवी देखते हैं, और जो भी आपके सैटेलाइट के थ्रू जो भी आपकी चीज़ें चलती हैं, वो आपके सैटेलाइट आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है। तो आप लोग ध्यान करें, इसका नाम हो जाएगा मरियाना ट्रेंच, और ये आपकी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, ये भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि मौलिक अधिकारों को सीमित, देखो या तो देखो आपातकाल जब लगता है तो क्या होता है, मौलिक अधिकारों को या तो सीमित कर दिया जाएगा या उनको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो केवल एक कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को या तो सीमित किया जाएगा या स्थगित किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के आलेख जारी करता है। तो आप लोग ध्यान रखना, न्यायालय 5 प्रकार के आलेख जारी कर सकता है। कौन कौन से, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। देखो आपके 2 प्रकार पूछे गए, तो आपके ध्यान रखना है कि फर्स्ट हो जाए आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और सेकंड हो जाए मंद मुद्रास्फीति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था। आप लोग ध्यान रखें, 1986 में हुआ था।
और आप लोग 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं वो? 24 दिसंबर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। और आप लोगों को देखो मैगस्थनीज के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, और ये भी बता चुका हूँ मैगस्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी, ठीक है। मैगस्थनीज क्या था कि, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। तो इसने क्या किए थे, मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आप लोग ध्यान रखें, यदि बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी राजगिरैम, ठीक है, राजगिरैम, और ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, जो हर्यक वंश का शासक था। किसका शासक था? हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। उस समय शासक था कालाशोक, और ये था शिशुनांग वंश का, ठीक है, शिशुनांग वंश का शासक था, ठीक है। और तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, और ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और उस समय शासक थे अशोक और मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। और ये हुई थी 72 ईस्वी में, ठीक है। देखो ईसा पूर्व नहीं, ये तीनों ईसा पूर्व में हुई थी, और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी वो 72 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे जो शासक था कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में था हुई थी। और कनिष्क थे कुषाण वंश के शासक थे, ठीक, किसके थे? कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, कुषाण वंश के, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, तो वो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो हमसे पूछी तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखें अशोक के शासनकाल में। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।